हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई इससे पहले वाली वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के जितने टॉपिक थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। जो आगे के टॉपिक रहते हैं मौर्य और गुप्त काल वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन तथा उसके विजयों का वर्णन करें। भूमिका: मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, जो कि भारत का पहला साम्राज्य था। जीवन: पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों का नाश करने वाला कहा गया है। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का समय चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है। कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। विजय: मगध पर विजय: चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। पंजाब पर अधिकार: भारत का पश्चिमी क्षेत्र यूनानियों के कारण काफी परेशान था, वहां की स्थिति का लाभ उठाकर उस पर अधिकार कर लिया। सेल्यूकस के साथ युद्ध: सेल्यूकस यानी यूनानी शासक के साथ 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह कर दिया। 500 हाथियों के बदले अफगानिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया गया। नेपाल पर विजय: चंद्रगुप्त का नेपाल पर भी अधिकार था, क्योंकि उसका साम्राज्य नेपाल तक फैला हुआ था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अशोक इतिहास के महान शासकों में एक है, मूल्यांकन करें। भी अशोक को महान क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इसका मूल्यांकन करें। भूमिका: अशोक के भारतीय इतिहास में एक महान शासक का दर्जा प्राप्त है, मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जीवन: अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। यह बिंदुसार का पुत्र था। 269 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। महान शासक क्यों कहा जाता है, सबसे पहला पॉइंट है अशोक के आदर्श। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति को त्याग कर प्रजा की भलाई के आदर्श को अपनाया। अगला पॉइंट है भाई महान विजेता। कलिंग विजय से अशोक ने यह साबित कर दिया कि यह कलिंग कितना महान विजेता है। बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाना: अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों को विदेशों में भेजा गया। मानवता: अशोक के द्वारा किए गए दान, पशु बलि पर रोक, प्रजा की भलाई के कार्यों से अशोक के मानवता प्रेमी होने का पता चलता है। स्थापत्य तथा चित्रकारी का संरक्षण: भारतीय इतिहास में अभिलेखों की परंपरा की शुरुआत अशोक के द्वारा ही की गई थी। इसके अभिलेख स्तंभलेख पत्थरों पर चित्रकारी के कार्य इसके समय में करवाए गए। निष्कर्ष: इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक एक महान सम्राट था, क्योंकि उसने हिंसा के स्थान पर अहिंसा के मार्ग को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है भी, कलिंग विजय अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन लाने वाली घटना थी। इसके इतिहास पर चिरस्थायी, अच्छा भाई ये मैंने आधा लिखा हुआ है, अभी इसलिए दूसरे नोट्स में से एक बार निकाल लेते हैं इसको। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है भाई, उसमें हम इसको कर चुके हैं विजयों को, तो इसमें सिर्फ हम जाति वाला करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति का उल्लेख करते हुए उसके आरंभिक जीवन तथा उसकी विजयों का संक्षिप्त वर्णन करें। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, जिसने भारत के प्रथम साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसने अपनी विजयों के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। क्योंकि भाई इसमें क्वेश्चन में ना 5-5 नंबर में पूछा गया है, तो भूमिका में ना दोनों लाइनें डाल दी, जाति वाली भी और उसकी विशाल साम्राज्य वाली भी। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति, उसकी जाति के बारे में देशी और विदेशी दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। तो देशी स्रोत, भारतीय स्रोत क्या कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य क्या कहता है। अभी ब्राह्मण साहित्य में कहा गया है कि जो उसकी माता है ना, वो मूरा जाति की थी और कहाँ रहती थी, नंदों के रणनिवास में, और मतलब मूरा थी नाम था और शूद्र जाति की थी, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य उसको क्या मानते हैं, उसके ये ब्राह्मण साहित्य में लिखा गया है कि उसकी माँ मूरा एक शूद्र थी जो नंदों के रणनिवास में रहती थी। बौद्ध साहित्य क्या मानते हैं, इसको क्षत्रिय जाति का मानते हैं। उसके बाद है भी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न जाति। अर्थशास्त्र के अंतिम में दिया गया है कि इसके रचयिता ने मातृभूमि के शास्त्र तथा शस्त्रों को नंदों से मुक्ति दिलवाई थी। प्लूटार्क के अनुसार नंदों के राज्य पर जिस का शासन था, वह जनता उससे घृणा करती थी। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य निमंत्र कुल में पैदा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभिक जीवन और ये विजय भाई मैंने उसमें पहले वाले क्वेश्चन में करवा दी थी, ठीक है, तो इसमें नहीं करवाऊंगी। उसके बाद है भी अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन लाने वाली घटना थी, जिसने इतिहास पर बड़े चिरस्थायी प्रभाव पड़े। व्याख्या कीजिए। भूमिका: भारतीय इतिहास के प्रथम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में अशोक की गिनती महानतम शासकों में की जाती है। वह इस वंश के संस्थापक का पुत्र था। भाई ये टेस्ट लगाए हुए हैं, इसके आगे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अशोक का आरंभिक जीवन, अशोक के आरंभिक जीवन के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व का समय अशोक के काल के नाम से जाना जाता है। ये बिंदुसार का पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। सिहली अनुश्रुति के अनुसार रानी देवी से संघमित्रा और महेंद्र का जन्म हुआ था। रानी कारुआ की
अशोक की रानी थी, जो इस बात का पता हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। विभिन्न नाम। अशोक का नाम अशोक केवल मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम के अभिलेखों, छोटे क्वेश्चनों में भी आता है कि अशोक का नाम किन अभिलेखों में मिलता है, तो किन में मिलता है भी? मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम। बाकी अशोक के लिए क्या किया गया भी? देवनाप्रिया, जो कि उसकी एक उपाधि है। राज्य अभिषेक। अशोक मौर्य वंश का शासक तो 273 ईसा पूर्व में बन गया था, परंतु गृह युद्ध के कारण उसका राज्य अभिषेक 4 वर्ष बाद यानी कि 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा बनने से पहले वह उज्जैन तथा तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि पहले कहाँ का शासक था, तो प्रांतीय शासक था उज्जैन और तक्षशिला का। कलिंग युद्ध। कलिंग उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर है। यहाँ पर खारवेल शासक का शासन था। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी यह एक स्वतंत्र राज्य था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध अशोक तथा कलिंग नरेश के बीच में लड़ा गया था। खारवेल नहीं आएगा भी, सिर्फ कलिंग नरेश कर लेना, ठीक है। कलिंग नरेश के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा अशोक की विजय हुई थी। 13वां शिलालेख। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। अशोक स्वयं बताता है कि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। इतनी भारी नरसंहार ने अशोक को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। उसके बाद है भी हृदय परिवर्तन। प्लिनी के अनुसार खारवेल के पास 60,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार तथा 700 हाथी थे। हृदय परिवर्तन। इतने भारी रक्तपात ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। धम्म की नीति। अशोक ने अपने दिग्विजय के सपने को त्याग कर धम्म विजय के सपने को अपना लिया। उसने स्वयं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसके समय तीसरी बौद्ध संधि का भी आयोजन किया गया। उसने विश्व को भी शांति और प्यार का संदेश दिया। स्वयं में परिवर्तन। इस युद्ध के बाद स्वयं अशोक ने में काफ़ी परिवर्तन हुआ। उसने मांस मदिरा का प्रयोग कम कर दिया। मानव सेवा पर बल दिया गया। उसने शिकार की यात्रा करने की अपेक्षा धम्म यात्राएं करनी आरंभ कर दी। कमजोर सेना। अशोक की इस नीति के कारण मौर्य सेना कमजोर होती चली गई, क्योंकि अब सेना किसी युद्ध का अभ्यास नहीं करती थी। सैनिक धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। पतन का कारण। इसलिए कहा जाता है कि अशोक की धम्म की नीति भारत के प्रथम साम्राज्य के पतन का कारण बनी। इसके चिरस्थायी प्रभाव पड़े, इसलिए इसने प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। निष्कर्ष इस प्रकार यह कह सकते हैं कि कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और इस बदलाव के चिरस्थायी प्रभाव देखने को मिले। अशोक इतिहास के महान शासक वाला हम पीछे कर चुके हैं भाई। अशोक का धम्म किसे कहते हैं? अशोक के धम्म के सिद्धांत की विशेषताएं, मान्यताएं और आदर्श पर चर्चा करें। भूमिका। अशोक अपनी प्रजा के प्रति प्रेम, अहंकार रहित हृदय, दयालुता तथा उदारता के कारण महानतम शासकों में गिना जाता है। इसकी इस महानता का कारण उसका धम्म का सिद्धांत था। आरंभिक धर्म। कलहण के अनुसार आरंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। उसकी हिंदू धार्मिक विचारों से इनमें गहरी आस्था थी भी। आरंभ में जो है ब्राह्मण धर्म को मानता था। कलिंग के युद्ध के बाद हुए भारी रक्तपात को देखकर अशोक के हृदय परिवर्तित हो गया। उसने इस नरसंहार का जिम्मेदार स्वयं को माना। उसने इस युद्ध के बाद दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय को अपनाया। धम्म। कुछ विद्वान अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म मानते हैं, परंतु शिलालेखों स्तंभ लेखों में स्पष्ट किया गया है कि यह जीवन के सर्वमान्य नैतिक सिद्धांत और व्यवहार का समूह है। दूसरा तथा 7वां स्तंभलेख। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभलेख में धम्म को परिभाषित किया भी। एक तो दूसरा है और एक 7वां, ठीक है। स्तंभलेख में धम्म की परिभाषा दी है। धम्म का अर्थ अहिंसा, दूसरों का भला करना, कोई पाप न करना, बड़ों का आदर करना। इस प्रकार यह नैतिक सिद्धांतों का समूह है। धम्म की प्रमुख शिक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी बहुत ज्यादा। नैतिकता, मानवता, लोक कल्याण, सदाचरण, धर्म का मूल तत्व और अहिंसा। अशोक का धर्म कोई एक धर्म न होकर सभी धर्मों का सार है। यह सार्वभौमिक दार्शनिक जन कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है, जो व्यवहारिक है। अशोक के अभिलेखों का महत्व और अशोक के शिल्प निर्माण कार्य का वर्णन। अशोक के अभिलेखों का महत्व और अशोक के शिल्प निर्माण कार्य का वर्णन करें। भूमिका। अशोक एक महान शासक था। भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अशोक के शासन की जानकारी इसी से प्राप्त होती है। अभिलेख। किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में दिल्ली मेरठ शिलालेख में खोजा गया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप को इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का इसने प्रयास किया था और दिल्ली टोपरा शिलालेख को सबसे पहला जो पढ़ा गया था वो दिल्ली टोपरा शिलालेख था। लिपि। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां प्रयोग की गई हैं। ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। जो ज़्यादा है वो ब्राह्मी में है, बाकी ये तीनों लिपियां भी थी, ख्रोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। भाषा। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख 3 भागों में बांटे गए हैं भी।
पहले शिलालेख, फिर स्तंभलेख, फिर गुहालेख। शिलालेख को भी दो भागों में डिवाइड किया है, वृद्ध शिलालेख और लघु शिलालेख। जो वृद्ध शिलालेख हैं वो 14 स्थानों से मिले हैं और लघु शिलालेख तो बहुत ज़्यादा स्थानों से मिले हैं। स्तंभलेख भी, वृद्ध स्तंभलेख हैं वो 7 हैं, जो 6 स्थानों यानी कि एक स्थान से 2 मिले हैं, 6 स्थानों से मिले हैं। लघु शिलालेख काफ़ी सारे हैं। गुहालेख, गुफाओं का निर्माण आजीविकों के लिए जो है करवाया गया था। उसके बाद है महत्व। अब इसका महत्व क्या है? अशोक के शासन की संपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत अभिलेख है। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। इस मत को मानने वालों ने अभिलेख का ही सहारा लिया है। अशोक के दया दान वाली छवि हमारे सामने अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों की जानकारी इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होती है। अशोक ने अपना धर्म प्रचार किया किस देश में भेजे थे, इन सब की जानकारी अशोक के अभिलेख उपलब्ध करवाते हैं। हमें पता है ना भी, अपने पुत्रों को संघमित्रा बेटी और बेटे को भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों के माध्यम से। शिलाखंड का महत्व। अशोक के काल में शिल्प कला का काफी विकास हुआ। लेखों को विभिन्न शिलालेखों, स्तंभलेखों, गुहालेखों में उत्कीर्ण किया गया। इसके काल में चित्रकला और मूर्तिकला का भी विकास हुआ। स्तंभों के ऊपर बनी आकृतियों को चित्रकला, मूर्तिकला का अद्भुत नमूना बताया गया है। निष्कर्ष, अशोक के अभिलेखों का महत्व इस बात से पता चलता है कि स्मिथ ने कहा है कि संसार के किसी भी देश में वास्तुकला का ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। ये कोटेशन आप जरूर डालना भाई, आप इसको पहले भी डाल सकते हैं, ठीक है। कि जो स्मिथ है, स्मिथ ने कहा है कि संसार के किसी भी देश में वास्तुकला का ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हुए उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताएं। जो हमारा कौटिल्य जो पेपर में पिछली बार अर्थशास्त्र के बारे में बताकर, आप सभी को पता है भी अर्थशास्त्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, कौटिल्य विष्णुगुप्त की पुस्तक थी। और वो भी जो है 15 भाग और 180 प्रकरण में विभाजित थी। उसकी भाषा संस्कृत थी। मतलब 2 नंबर में आपको बस इतना ही लिखना था। और भारतीय राजनीति की सबसे पहले जानकारी देने वाली वो पहली पुस्तक मानी जाती है। तो उसके बाद जो था ना, जो क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखा था, मैं भी खुद गलत करके आई थी, उसमें शिल्प कला वाला लिख के आई थी, लेकिन उसमें प्रशासनिक व्यवस्था आनी थी। जो सप्तांग सिद्धांत था ना, वो वाला बताना था। भूमिका। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार तथा अशोक महान जैसे सम्राट इस काल में हुए हैं। प्रशासन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ एक ऐसी मौर्य शासक ऐसी शासन व्यवस्था के जनक थे जिसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था कहा जाता। अब इस केंद्रीय शासन व्यवस्था में कौन कौन थे भी? राजा। सबसे पहले कौन था? राजा। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में राजा सर्वोच्च होता। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा को सबसे ऊपर रखा गया है। अपराधियों को दंड देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना, ये सब उसके कर्तव्य थे। मंत्री परिषद, मैगस्थनीज की इंडिका में दिए गए विवरण से स्पष्ट पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मौर्य प्रशासन में सबसे अधिक प्रशासनिक अधिकारी थे। सबसे उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य ने कुल 18 तीर्थों का वर्णन किया है, जिसमें पुरोहित, मंत्री, कुमारमात्य आदि शामिल थे। फिर है प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांतीय प्रशासन क्या था भी? मौर्य साम्राज्य को कोई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था जिसे प्रांत कहा जाता था। अशोक के समय कुल 5 प्रांत थे। प्रांत का प्रशासन प्रांतीय प्रशासक के द्वारा किया जाता था। प्रांतीय प्रशासन देखो भाई, पहले केंद्र, फिर केंद्र को प्रांत में, प्रांत को मंडल में, या फिर आहार या विषयपति। और जो स्थानीय शासन, ये तो केंद्र का प्रशासन है। फिर स्थानीय को कैसे बांटा गया था भी? स्थानीय, द्रोणमुख, क्वार्टिक, संग्रहण, और सबसे नीचे क्या था? गांव था। आप ऐसे ये वाला सेम बना सकते हैं, ठीक है। फिर है नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन की जानकारी मैगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। नगर का प्रशासन एग्रोनोमई अधिकारी संभालता था। नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां बनी हुई थी, जिसमें 6 सदस्य होने चाहिए भी, शायद, है ना, 6 होने चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था। अर्थशास्त्र में गुड़ पुरुष का प्रयोग गुप्तचर के लिए किया गया है। इसके प्रमुख अधिकारी को महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था भी 2 प्रकार की थी। संस्था जो एक जगह स्थान पर रहकर कार्य करती थी, और संचार जो घूम घूम कर करती थी। गुप्तचर व्यवस्था है भी। जो मेन अधिकारी उसे महामात्य सर्प कहा गया है। और नगरीय प्रशासन का जो मेन अधिकारी उसे एग्रोनोमोई कहा गया है। और गुप्त संस्था 2 प्रकार की है। सब व्यवस्था भी एक संस्था है और एक संचार। जो एक स्थान पर रहकर गुप्त व्यवस्था का कार्य करती थी वो संस्था थी, और जो घूम फिर कर करती थी उसे संचार कहा गया है। उभय वेतन। विदेशों में रहकर जो सूचना भेजता था उसे उभय वेतन कहा गया है। न्यायिक व्यवस्था। मौर्य प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, एक धर्मस्तवीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्तवीय वह था जो दीवानी मामलों को देखता था, उसका प्रमुख था वो व्यवहारिक कहलाता था। कंटक शोधन या फौजदारी मामलों से संबंधित था, इसका प्रमुख प्रदेष्टा कहलाता था। यानी कि व्यवहारिक और प्रदेष्टा। दीवानी वाला है व्यवहारिक और
कंटक शोधन जो है फौजदारी मामलों वाला प्रदिष्टा कहलाता। चोरी लूट तथा डाका को सम्मिलित रूप से साहस कहते थे। सैन्य व्यवस्था प्लूटोर का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक थे। जस्टिन ने इसे डाकुओं की सेना कहा है। सैन्य व्यवस्था के लिए प्रमुख 6 समितियां थी। जल सेना, रसद सेना, गज सेना, पैदल सेना और अश्व सेना इनमें से प्रमुख थी। निष्कर्ष, मौर्य साम्राज्य न केवल भारत का पहला साम्राज्य था, इसने ऐसी शासन प्रणाली को जन्म दिया जो आज भी प्रशासनिक इकाइयों में प्रयोग की जाती है। मौर्य साम्राज्य प्रशासन की दृष्टि से अद्भुत था। उसके बाद अभी मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था की विवेचना कीजिए। भूमिका, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि तथा पशुपालन पर आधारित थी। इसके साथ ही व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। कृषि, भूमि पर राजा का अधिकार होता था। ऐसी भूमि को सीता भूमि कहते थे। इस पर खेती दासों और श्रमिकों के दासों द्वारा ही की जाती थी। अर्थशास्त्र में नई भूमि के विकास के लिए कार्यों का वर्णन है। मौर्यकाल में गेहूं की 2 तथा चावल की 6 किस्मों का पता चलता है। दालों में मूंग, अरहर की दाल थी। फलों में बेर की 2-3 किस्म मिलती है। तिलहन में तिल के साथ साथ सरसों, अलसी का पता लगता है। दक्षिण भारत में मसालों का, क्योंकि आपको इसमें से 2-3 पॉइंट्स जो भी खेती से रिलेटेड याद रहे भाई, बस वही याद कर लेना, जो मेन स्टार्टिंग वाले हैं ना वो कर लेना एक तो, ठीक है। कि भूमि पर राजा का अधिकार होता था। ऐसी भूमि को सीता भूमि कहते थे। इस पर खेती दासों और श्रमिकों के द्वारा की जाती थी। नई भूमि के विकास के लिए कार्यों का वर्णन मिलता है। पशुपालन, मौर्य काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। घोड़े तथा खच्चरों का प्रयोग आंतरिक व्यापार में होता था। बैल तथा भैंसे से खेत जोतने का कार्य किया जाता था। यूनानी लेखकों के अनुसार हाथियों का प्रयोग शिकार करने तथा युद्ध करने में होता था। पशुपालन में ये वाली चीज यूनानियों वाली जरूर लिख देना भाई, ठीक है। फिर है राजस्व वसूली। मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। अब कर कौन कौन से? भाई, दुर्ग जो नगरों पर लगता था, राष्ट्र जो जनपदों पर लगता, सेतु जो सिंचाई कर था, हिरण्य नगद में लिया जाता था, वृष्टि बेगार कर था और बलि धार्मिक कर था। भोग, यह एक अधिकारी था जो ग्रामीण स्तर पर एकत्रित करों का लेखा जोखा लिखता था। जो भोग था वो कौन था? अधिकारी था। सिंचाई, मौर्य काल में सिंचाई का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाता था। उद्योग, मौर्य काल में कृषि उन्नत व्यवस्था में थी। इससे संबंधित उद्योगों का विकास हुआ। सूत कातने तथा बुनने का उद्योग उन्नत था। बंग का रेशम पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। व्यापार, मौर्य काल में आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। घरेलू वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% कर लिया जाता था। प्रवेश्य कर जो था वो आयातित वस्तुओं पर था और निष्काम्य था वो निर्यात। ये दोनों आप लिख देना भी, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। प्रवेश्य कर और निष्काम्य। प्रवेश्य जो था वो आयात की वस्तुओं पर था और निष्काम्य वो निर्यात की वस्तुओं पर लिया जाता था। उसके बाद है भाई बंदरगाह। मौर्य काल में पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह में श्रीलंका तक जहाज भेजे जाते थे। पश्चिमी तट पर सोपारा तथा भड़ोज प्रमुख बंदरगाह थे। आयात की वस्तु इस काल में चीन से रेशम, नेपाल से चमड़ा, ताम्रपर्णी से मोती, साइबेरिया से शराब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। निर्यात की वस्तु इस काल में जो है वो मोती, नील तथा रंग का निर्यात किया जाता था। मुद्रा, मौर्य काल में सोने चांदी कांसे की मुद्रा उपलब्ध थी। राज्य की मुद्रा पण थी तथा अन्य जो मुद्राएं भी इसमें थी भी, ठीक है। आहत मुद्राएं भी थी। उसके बाद है भी निष्कर्ष, मौर्य काल में अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। कृषि पशुपालन के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य उन्नत स्थिति में था। उसके बाद है मौर्य काल की सामाजिक अवस्था का वर्णन करें। भूमिका, मौर्यकालीन सामाजिक अवस्था के विषय में जानकर, ये भाई आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था हो सकता है इनसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका इसके बारे में जानकारी देते हैं। वर्ण तथा वर्णाश्रम व्यवस्था, मौर्य काल में वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो विकसित रूप ले चुकी थी, अपना विकसित रूप ले चुकी थी। अन्य ग्रंथों की बात अर्थशास्त्र में भी 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही अन्य कई वर्ण संकर जातियां भी थी। मैगस्थनीज 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख करता है। विवाह, मौर्य काल में विवाह का प्रमुख उद्देश्य संतान उत्पत्ति करना था। लड़कियों से के विवाह की आयु 12 वर्ष और लड़कों की 16 वर्ष थी। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों की स्थिति, समृद्धि काल की अपेक्षा मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी। कुछ महिलाएं वैश्य का कार्य करती थी। महिलाएं गुप्तचर भी थी। सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। रक्त, खान पान, मौर्य काल में सभी प्रकार के भोजन उपलब्ध थे। इनमें अन्न, दूध, मांस शामिल था। राजा को पहले सोने की थाली में चावल परोसा जाता था। उसके बाद भी आमोद प्रमोद के साधन, मौर्य काल में मनोरंजन के रूप में विहार यात्राएं, रथ दौड़, मल युद्ध, संगीत, नृत्य किया जाता था। शिकार करना ही मनोरंजन का प्रमुख साधन था। वस्त्र तथा आभूषण, मौर्य काल में लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। राजघराने के लोग मूल्यवान रेशम से बने हुए वस्त्र डालते थे। आभूषणों का प्रयोग महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता था। शिक्षा, मौर्य काल में काफी प्रसिद्ध
पुस्तकों की रचना की गई जिसमें मेगास्थनीज की इंडिका कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कलहन की राजतरंगिणी प्रमुख है। इनका अर्थ है शिक्षा अच्छी स्थिति में थी। दास प्रथा मौर्य काल में दास प्रथा थी। मेगास्थनीज कहता है कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, परंतु अर्थशास्त्र में विस्तृत विवरण दास प्रथा का मिलता है। इसका निष्कर्ष आप अपने आप बना लेना भाई, क्योंकि भूमिका और निष्कर्ष ये हमें ना खुद से दोबारा अपने आप ही बनाते हैं। उसके बाद है भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। भूमिका मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम भारतीय साम्राज्य था। 235 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई थी। 185 से 183 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक रुद्रदत्त की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के पतन के क्या क्या कारण थे? सबसे पहले तो ब्राह्मणों के प्रति अशोक की नीति। अशोक के धार्मिक सुधारों ने ब्राह्मणों को आघात पहुंचा, जिसके कारण अशोक की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों ने मौर्य वंश का जमकर विरोध किया। साम्राज्य की विशालता। मौर्य साम्राज्य काफी विशाल था। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में इतने बड़े साम्राज्य का संचालन केंद्र से करना संभव नहीं था। प्रांतीय शासकों के अत्याचार। प्रांतीय शासकों के द्वारा किए गए अत्याचार भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बनी, क्योंकि इसके कारण लोग विद्रोह करने लगे थे। अशोक की अहिंसा की नीति। अशोक ने युद्ध त्याग कर उदारता, दया और सहिष्णुता को शासन करने का आधार बना, जिसके कारण इनके सैनिक दुर्बल हो गए। सैनिकों का रण कौशल समाप्त हो गया। राजसी परिवार में फूट और षड्यंत्र। मौर्य साम्राज्य में बहु विवाह प्रथा होने से अनेक रानियां और पुत्र थे जो एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करते रहते थे। यही षड्यंत्र ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। परवर्ती मौर्य सम्राटों की अयोग्यता। सबको पता भी जो बाद में मौर्य सम्राट बने थे सारे के सारे अयोग्य थे। उसके बाद है राष्ट्रीय भावना की कमी। जो रोमिला थापर हैं, प्रोफेसर रोमिला थापर कहती हैं कि प्रशासनिक संगठन और राष्ट्रीय भावना का अभाव मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तात्कालिक कारण मौर्य साम्राज्य वृद्धि की दुर्बलता, निरंतर होने वाले दरबारी कुचक और साम्राज्य में फूट, यूनानियों के आक्रमण, मौर्य साम्राज्य के